Bismillahirrahmanirrahim. Dear participants, dear lawyers, respected lawyers, honorable member from the civil society, Assalamu alaikum. First of all, I'm extremely very sorry. I'm extremely very sorry for being a late. मैं रश में फंस गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं बाहर था कि ठीक 3 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन ट्रैफिक के रश में फंस गया था। तो आई एम अगेन एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर बीइंग अ लेट। तो लेट्स स्टार्ट। मुझे जरा प्लीज ये कंफर्म भी कर दें कि आप सुन पा रहे हैं मुझे। जी सर, यू आर ऑडिबल। Yes, अच्छा, sir, चले, you are audible. थैंक Clearly यू। do. चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगेन वेरी सॉरी, क्योंकि जाहिर है टाइम सबका कीमती होता है, एक ने शेड्यूल किया होता है अपने हिसाब से टाइम। तो पता नहीं क्या आज कोई मसला था, ठोकर के पास कोई ट्रैफिक बहुत ज्यादा ब्लॉक थी, रश था। तो अब भी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई है वहां। लेकिन चलें, बहरहाल जितना टाइम भी है तो हम 1 मिनट जाया किए बगैर लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे, पढ़ तो कर क्या रहे थे, डिस्कस कर रहे थे ड्राफ्टिंग को। मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। लीगल ड्राफ्टिंग। अब तारुफ क्योंकि कल भी हो चुका था, परसों भी हो चुका था, तो मैं मजीद टाइम जाया किए बगैर ये शेयर हो गई है जी स्लाइड आपसे। प्लीज जरा मुझे अगेन कंफर्म कर दें। No, sir. स्लाइड विजिबल नहीं है आपके लिए इस वक्त? जी सर, विजिबल है। Slide visible है। यस सर, विजिबल है। आपको अच्छा, चले चले जी, बहुत शेयर का शुक्रिया जी। पूछने का। चले जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं यही कहूंगा कि माजरत के साथ हम बाकायदा शुरू करते हैं। हम कर रहे थे लीगल ड्राफ्टिंग। लीगल ड्राफ्टिंग क्या होता है? वो चीज जो डॉक्यूमेंट आप लिख कर दे देते हैं दावे में, जिसको प्लेंट कहते हैं, या जवाब दावे में जिसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। इंट्रोडक्शन हमने तफसील से देख लिया था, इसका ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, डेफिशिएंसीज इन प्लीडिंग देख ली थी, अमेंडमेंट्स देख ली थी। ठीक है जी। उसके बाद हमने प्लेंट का स्ट्रक्चर देख लिया था कि क्या क्या चीजें आपको लिखनी होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं लिखनी होती। साथ ही हमने रिटर्न स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर भी देख लिया था। इसको सिर्फ मुख्तसर सी मैं बात करके आगे चलूंगा। आपने हर वो चीज प्लेट में लिखनी होती है जो रेलिवेंट, हर वो चीज लिखनी होती है जो रेलिवेंट हो, यानी जिससे केस पर पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आ सके। और ऐसी कोई चीज नहीं लिखनी होती जो इमेटीरियल हो, गैर जरूरी हो, इररेलेवेंट हो, यानी जिससे केस के मेरिट मुतासर ना होते। मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? वो फैक्ट जिन जो केस के मेरिट को अफेक्ट करें उनको मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं। और इमेटीरियल फैक्ट्स जो हम कहते हैं जी, कुछ बढ़ा भी देते हैं हम ज़ेबे दास्तां के लिए, तो जो चीज ज़ेबे दास्तान में आ जाती है वो कुछ और होती है। ठीक है जी, उससे आपने अवॉइड करना है। अब यहाँ एक मैं समझता हूँ कि ये एक आर्ट भी है, ये एक आर्ट भी है कि आप किस तरह से ड्राफ्टिंग करते हैं कि जरूरत की हर चीज आ जाए, जरूरत की हर चीज आ जाए और गैर जरूरी तौर पर कोई चीज ना आए। ठीक है जी। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं तो भी फायदा इसलिए नहीं होता, फायदा इसलिए नहीं होता कि इतना टाइम नहीं होता कि उसको पढ़े। जज एक लफ्ज आ रहा है, पढ़ेगा नहीं, आपने पार्टी को मुतमिन कर दिया लिख के। टू बी पॉइंट बात करनी होती है, इस तरह से बात करनी होती है कि समझ आ जाए। वो मैंने शेयर सुनाया था, दोबारा शेयर कर दूं कि बात करने के 100 तरीके हैं, बात करने के 100 तरीके हैं। हमने सीखा है इख्तसार भी। बात तो होती है जो मुखसिर हो, लेकिन मुखसिर का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि कोई बात लिखे आप कुछ छोड़ जाए, उसमें आपको हर चीज लिखनी होती है। हमने डिटेल से देखा था कि अगर कोई चीज आपने प्लेट में या रिटन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं की, लीगल ड्राफ्टिंग मेंशन नहीं की, बाद में आपको प्ली नहीं ले सकते, आप बाद में वो एच नहीं ले सकते। सेम विद द रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट का मतलब भी यही होता है कि जो जवाब दिया जा रहा है, जो डिफेंड कर रहा है, तो उसको कैटेगोरिकली डिनाइज करना होता है। मतलब ये नहीं जनरल कह देना ये दावा गलत है, एक एक पॉइंट को कैटेगोरिकली डिनाइड करना होता है।
और बताना होता है कि ये गलत है। ठीक है जी। अब हम इसको जरा तफसील से देख लेते हैं। कल हमने इतनी तफसील से नहीं देख सके थे, टाइम खत्म हो गया था। आज भी अब जरा वैसे कम टाइम है, लेकिन चले। रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट में अब वकला क्या करते हैं, नए वकला तो खास तौर पर वो जवाब बना देते हैं कि जनाब ये गलत है, ये गलत है। वो कैटेगरी पॉइंट नंबर 1 डिसएग्री डिसएग्री, और वो उसको सारे इनकार करते चले जाते हैं कि ये गलत है, बेबुनियाद है। हालांकि सबसे पहले आपने देखना होता है कि वो दावा मेंटेनेबल भी है या नहीं। आपने सबसे पहले प्ली लेनी होती है, अगर मेंटेबिलिटी में है कि वो मेंटेबल है या नहीं, तो उसको लेके चलना होता है। मेंटेबल ना होने में कोर्ट फीस भी दखल हो सकती है। मेंटेबल मेंटेनेबल ना होने में टाइम बार्ड भी हो सकता है, और भी रीजन हो सकती हैं। एक केस अगर टाइम बार्ड है तो सबसे पहले आप ये प्ली लेंगे। अगर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आप ये प्ली लेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर बताएंगे कैटेगरी करें कि पॉइंट वाइज भी बात करेंगे। ठीक है जी। ये चीजें हो गई थी, मैंने मुख्तसर सी दोहराई, और आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो है, इस सेट ऑफ को फिलहाल अब बाद में ले आते हैं जी। प्रिलिमिनरी सबमिशन इन लीगल प्लीडिंग, जो आपको इब्तदाई मौकफ इख्तियार करना होता है, बताना होता है। डिटेल बाद में होती है, डिटेल बाद में चलती है। शुरू में जो आपको मौकफ अपनाना होता है, आप वो बात कर रहे होते हैं, प्रीलिमिनरी सबमिशन इन लीगल प्लीडिंग्स। अभी क्या होता है, प्रीलिमिनरी सबमिशंस कन्फाइन टू द ट्रू एंड करेक्ट फैक्ट्स रिगार्डिंग द इश्यूज involved and which have been suppressed or not disclosed by the other side. इसमें अहम बात क्या है, which does not disclosed, डिस्क्लोज जाहिर करना, ये बड़ी अब मेन बात समझ। इस तरफ मेरा अपना तजर्बा ये है, वकला का जहन इस तरफ कम जाता है, वकला का ख्याल इस तरफ बहुत कम जाता है। सबसे पहले आपको ये देखना है, अब जिस पार्टी की तरफ से भी है, कि मुखालिफ पार्टी ने कोई बात इसमें छुपाई तो नहीं है, कोई चीज कंसील तो नहीं की है। क्योंकि इंसानी नफ्सियात है कि ये वकास साहब प्लीज माइक ऑफ कर लें। कंसीलमेंट क्या है कि एक इंसानी नफ्सियात है, मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो मेरे हक में जाएगी, जो बात मेरे खिलाफ जाएगी मैं कोशिश करूंगा उसको कंसील करने की, उसको छुपाने की। तो ये पार्टीज भी यही काम करती हैं कि कुछ लिखेंगे, कुछ कंसील करेंगे। तो आप जिस तरफ से भी हैं, अगर आप प्लेंटिव साइड पे हैं तो फिर आप देखेंगे डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में कुछ कंसील तो नहीं किया। अगर आप डिफेंडेंट साइड पे हैं तो आप देखेंगे प्लेट में कुछ चीज कंसील तो नहीं की गई, कुछ चीज छुपाई तो नहीं गई। लीजिए, तो तिलावत शुरू हो गई। चलें जी। जी, तो बात हो रही थी कि आपको ये शुरू में ही देखना होता है कि कोई ऐसी चीज जो बताना जरूरी था लेकिन दूसरी पार्टी ने, अपोजिट पार्टी ने नहीं बताई, उसको डिस्क्लोज नहीं किया। डिस्क्लोज करना, जाहिर करना, तो सबसे पहले आप उसको जाहिर करेंगे। इससे बात समझे, एक पार्टी को एक चीज पता थी, फैक्ट का हिस्सा थी, लेकिन उसे जानबूझ के बात नहीं की। अब आपका फर्ज है कि उसको पॉइंट आउट करें। अगर आप कोई ऐसी चीज पॉइंट आउट करने में कामयाब हो जाते हैं जिसको दूसरी पार्टी ने पॉइंट आउट नहीं किया, तो ये चीज बहुत ज्यादा आपके हक में जाती है। आमतौर पर मैं आपको एक अर्ज करूं, खासतौर पे जो नौजवान उकलाइयां बैठे हुए हैं, अपने तजर्बे की रोशनी में, हम जब केस तैयार करते हैं ना, तो अपनी पार्टी की तरफ से केस तैयार करते हैं। हमारे जो सीनियर उस्ताद थे, अल्लाह गरी की रहमत करे, आसिफ चौहान साहब बहुत ही काबिल और कॉम्पिटेंट और बड़े सीनियर वकील, वो ये कहा करते थे कि जब भी आप केस तैयार करने बैठे तो पहले अपने आप को आप अपोजिशन, मुखालिफ साइड पे देखें। यानी पहले आप ये तस्वर करें कि अगर आप दूसरी पार्टी की तरफ से होते तो आप क्या प्ली लेते, आप क्या मौकफ इख्तियार करते, आपका क्या मौकफ होता, आपकी क्या लीगल पोजीशन होती। आप अपोजिट साइड पे पहले जाके वायरस करूं, हम कैसे इस तरह तैयार करते हैं, अपनी पार्टी की तरफ से तैयार करते हैं, अपनी साइड से तैयार करते हैं।
तरीकेकार ये होता है कि पहले आपको अपोजिट साइड पे जाना होता है, पहले आपको अपोजिट साइड पे जाना होता है और उसके मुताबिक ही तैयार करना होता है। क्योंकि आप अपने तौर पे जब तैयार करेंगे तो सिर्फ आप अपने मौकफ को देखेंगे, लेकिन जब आप मुखालिफ पार्टी की तरफ से बनेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि मुखालिफ पार्टी क्या क्या डिफेंस ले सकती है, क्या क्या उजर ले सकती है, क्या क्या प्ली ले सकती है, तो आपका केस ज्यादा मजबूत होगा। यानी अगर आप प्लेंटिव साइड पे हैं तो केस को पहले यूं तैयार करें कि गोया अगर आप डिफेंडेंट होते तो आपकी प्ली क्या होती, और अगर आप डिफेंस साइड पे हैं यानी डिफेंडेंट साइड पे हैं तो फिर आप सोचें कि अगर केस आप दायर करते, आप प्लेंटिफ के लायर होते, मुद्दई के लायर होते, तो फिर आपकी क्या पोजीशन। यानी आपने अपना केस तो तैयार करना होता है, प्लीडिंग में बड़ी अहम बात यह मुखालिफ की तरफ से भी देखना होता है कि पहले मुखालिफ को देखना होता है कि उसने क्या प्ली ली है और उसके मुताबिक फिर आपको अपना केस तैयार करना होता है। यानी जब तक मुखालिफ का, ये बड़ा अहम पॉइंट बता रहा हूं आपको, नौजवान वकला को खास तौर पर, कि जब भी आपके पास केस आए आपने अपनी पार्टी की तरफ से नहीं करना तैयार होता, पहले मुखालिफ पार्टी की तरफ से तैयार करना होता है, पॉइंट्स बनाने होते हैं और फिर उसको निगेट करना होता है। बात लंबी हो गई, असल बात क्या थी, डिस्क्लोजर, कि अगर एक पार्टी ने कोई चीज छुपाई है, डिस्क्लोज नहीं की, तो आप उसको पॉइंट आउट करेंगे। अगर आपकी प्लीडिंग में, मैं अगर बात को मुख्तसर करूं, आपकी प्लीडिंग में ऐसी कोई बात है जो इंडिकेट करती है कि दूसरी पार्टी ने बात छुपाई है, तो यकीन कीजिए ये आपके हक में बहुत बेहतर होता है, ये आपके हक में बहुत बेहतर होता है और आप इस प्ली को लेकर जीत सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक बात हो गई कि अगर एक पार्टी ने एक चीज डिस्क्लोज नहीं की तो आप उसको किस तरह से करेंगे। आगे चलिए, लीगल प्लीडिंग सबमिशन शुड बी टेकन अंडर द हेडिंग प्रिलिमिनरी सबमिशन ऑब्जेक्शंस। अच्छा, आप जब जवाब देंगे तो पहले ये अलग से पॉइंट बनाएंगे जिसको आप उर्दू में कहते हैं इब्तदाई एतराजात, जिसको हम कहेंगे इब्तदाई एतराजात कह लें, प्रीलिमिनरी सबमिशन कह लें या प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस कह लें, वो आप अलग से लेंगे। अर्ज कर दूं, एक पार्टी का जब जवाब दे रहे हैं ना, दरखास्त का जवाब या दावे का जवाब, तो एक पॉइंट की शक्ल में तो आप लिखते हैं पॉइंट 1 2 3 4 5, लेकिन उन पॉइंट 1 से पहले आपको प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लेने होते हैं, जिसको उजर कह लें या एतराज कह लें। मैंने देखा है कि इस तरह बुकला का ध्यान कम जाता है, वो सिर्फ एक पार्टी ने अगर 4 पॉइंट रेज किए हैं, 10 पॉइंट रेज किए हैं, तो वो नहीं 10 का जवाब दे रहे हैं बस। नहीं, देखिए वो 10 का जवाब तो आपने देना ही है, वो 10 का जवाब देने के तो आप पाबंद है, लेकिन शुरू में आप कुछ इब्तदाई उजर भी लेंगे। एक मैसेज आया जी अभी कि साउंड नहीं आ रहा, आवाज आ रही है जी, बल्कि एक दो मैसेज आए हैं कि सर आपकी आवाज क्लियर है, उनके साथ भी मसला होगा नेट का। अच्छा चले जी, बहुत शुक्रिया। जी सर। ये होता है जब नेट का मसला हो ना, तब इस तरह का इशू होता है। ठीक है जी। तो जिन्होंने मैसेज किया है, अब उन्होंने सुन लिया होगा, वो रिफ्रेश कर ले, नेट का बाजू का इशू हो जाता है जी। मैं अगर आपको छोटा सा एक जोक शेयर करूं अपनी बात को समझाने के लिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो कहते हैं एक सीनियर वकील थे और बहुत ही सीनियर थे। जब बंदा बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है ना, तो आपको पता है बाजू का फिर याददाश्त भी उस तरह से नहीं रहती। वो भूल गए कि मैं किस पार्टी की तरफ से, यानी वो क्रिमिनल केस था, तो वो एक्यूज्ड पार्टी की तरफ थे और वो भूल गए, वो ये समझे कि मैं एक्यूज पार्टी की तरफ से नहीं हूं, मैं प्रोसिक्यूशन साइड से हूं। यानी प्रोसिक्यूशन, यानी जिस तरह केस दायर किया होता है, आप जानते हैं प्रोसिक्यूशन होता है, और जिन पे इल्जाम होता है दूसरी तरफ एक्यूज पार्टी होती है। तो वो प्रोसिक्यूशन के वकील थे और वो भूल गए कि मैं शायद एक्यूज का वकील हूं, और उन्होंने दलाइल देना शुरू कर दिए। यानी अपनी ही पार्टी के खिलाफ दलाइल देते रहे। तो उनकी पार्टी परेशान कि ये वकील साहब हमसे फीस लेके और ये बातें क्या कर रहे हैं, फीस हमसे लिया है, बातें हमारे खिलाफ किए चले जा रहे हैं सारी। तो वो पीछे से आए, उन्होंने कान पे कहा, उन्होंने कहा वकील साहब क्या कर रहे हैं आप शायद भूल गए हैं, हम प्रोसिक्यूशन साइड पे हैं, आप तो सारी बातें हमारी उलट कर रहे हैं। तो वकील साहब को अचानक ख्याल है कि ये क्या, ये मुझसे क्या ब्लंडर हो गया, मैं तो सारी बातें अपने खिलाफ किए जा रहा हूँ पार्टी की। लेकिन वकील सीनियर थे ना, मामले को समझ गए, तो उन्होंने फिर एकदम, जिसको कहते हैं यू टर्न लेना, उन्होंने एकदम यू टर्न लिया और जज को कहा, माय लॉर्ड, ये वो सारे ऑब्जेक्शंस थे, ये वो सारे ऑब्जेक्शंस थे, ये वो सारे पॉइंट्स थे
जो मुखालिफ पार्टी रेस कर सकती है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मुखालिफ पार्टी रेस कर सकती है। तो अब मैं इनके आपको जवाब देता हूँ, कैटेगरिकली डिनाइट करता हूँ। यानी अपनी गलती को इस तरह से उन्होंने कवर किया, बजाय ये कहने के मैं भूल गया था, मुझसे ब्लंडर हो गया। उन्होंने कहा जी ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे मुखालिफ वकील पेश कर सकते हैं, ये वो इल्जामात हम पे लग सकते हैं। बजाय इसके कि मुखालिफ पार्टी पेश करे, मैंने पॉइंट्स खुद रेस कर दिए हैं, और आइए अब मैं इनका जवाब देता हूं। और फिर उन्होंने यू टर्न लिया और इस तरह से केस को संभाल लिया। ये बात जोक की हद तक थी, लेकिन आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आप अच्छे वकील हैं तो आप मुखालिफ साइड की तैयारी पहले करते हैं। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं वो सीनियर कहीं आप तो नहीं थे? नहीं जी, मैं तो सीनियर हूं ही नहीं। मैंने कभी अपने आप को सीनियर नहीं कहा, बल्कि मैं आपको अपने सीनियर का एक वाकया सुनाता हूँ। मुझे वैसे प्रैक्टिस को भी 24-25 साल तो हो गए हैं। तो सीनियर तो वो होता है ना जो 40-50 साल से चला जाए। तो हमारे एक सीनियर ये कहा करते थे, उनकी उनकी प्रैक्टिस 40 साल की थी। तो उन्होंने किसी ने पूछा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है? उन्होंने कहा 4 माह। उन्होंने कहा जनाब आप अभी सीनियर वकील है, 4 माह? उन्होंने कहा ये है तो 40 साल, लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ 4 माह की, बाकी इंतजार किया। वकील साहब को इंतजार करना था, बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से अगर इंतजार का टाइम निकाल दूं तो मेरी प्रैक्टिस भी बहुत थोड़ी सी है। लेकिन एक्चुअली जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आई थिंक आपने वो पॉइंट कैच कर लिया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम केस तैयार करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, हम प्लीडिंग तैयार करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। पहले आपको मुखालिफ पार्टी की तरफ बन के सोचना होता है। जब आप कार्ड्स खेल रहे होते हैं ना, जिसको आप ताश कहते हैं, कार्ड्स, तो अच्छा प्लेयर कौन होता है? उसको ये तो पता होता है कि उसके पास कौन कौन से कार्ड्स हैं। अच्छा प्लेयर वो होता है जो ये जज करता है कि जो मेरा अपोनेंट है उसके पास कौन कौन से कार्ड्स हैं। भाई अपने कार्ड्स तो मेरे हाथ में हैं, मुझे ये पता होना चाहिए अपोनेंट के पास कौन कौन से कार्ड्स हैं। तो आप जब केस तैयार करेंगे तो पहले अपने अपोनेंट्स की तरफ से तैयार करेंगे, मुखालिफ की तरफ से तैयार करेंगे। आपके पास बहुत सा मटेरियल आ जाएगा, और फिर आप उसको अपना केस तैयार करेंगे। ये बहुत ही मेन चीज होती है प्लीडिंग। और मैं दावे से कहता हूँ बहुत कम वकील ऐसे करते हैं, बहुत कम वकील ऐसे करते हैं। वो अपनी तरफ से केस तैयार कर रहे होते हैं, मुखालिफ की तरफ नहीं जा रहे होते। अब अगर आप पहले मुखालिफ की तरफ से केस तैयार करेंगे और फिर अपना केस तैयार करेंगे, आप प्लेंटिफ हैं, आप डिफेंडेंट हैं, आप जिस तरफ भी खड़े हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब आप मुखालिफ का केस पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो अब आपके पास प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे। यानी मुखालिफ की बातों का जवाब तो आपने बाद में देना है। पहले आप इब्तदाई एतराजात करेंगे कि इनकी कहानी ही गलत है, ये बात ही गलत कर रहे हैं, फलां फलां चीज इन्होंने कंसील किया, छुपाई है। आप यकीन करें, जज को सिर्फ ये चीज साबित कर देना कि मेरा मुखालिफ फलानी चीज छुपा रहा है, ये बात डेलिबरेटली छुपा रहा है, तो आप सिर्फ इसी एक पॉइंट पर केस जीत सकते हैं। सिर्फ इस पॉइंट, रिपीट कर दो, अगर आप जज को, ऑनरेबल कोर्ट को ये रियलाइज कराने में कामयाब हो जाते हैं कि मुखालिफ वकील ने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किए, जान के हकायक को छुपाया है, तो सिर्फ इसी एक ग्राउंड पर आप केस जीत सकते। लेकिन जाहिर है इस काबिल आप कब होंगे, जब पहले आपने मुखालिफ की तरफ से खुद केस तैयार किया होगा, यानी मुखालिफ के एंड पर जाकर तैयार किया होगा। तो वो आप प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। एक जोक है जी बड़ा मशहूर, शायद यकीनन आपने सुना होगा, है तो वैसे फिल्मी सा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो एक वकील साहब बड़े दलाइल दे रहे हैं, तो वकीला को आदत होती है ना वो बात करने की। इंग्लिश में कहेंगे माई लर्न काउंसल, या उर्दू में कहते हैं मेरे फाजिल दोस्त। तो मुखालिफ वकील को बार बार कह रहे थे मेरे फाजिल दोस्त ने ये कहा, मेरे फाजिल दोस्त ने ये कहा, यानी मुखालिफ वकील को। तो वो एक उनका तकिया कलाम था कि मेरे फाजिल दोस्त ने ये बात की और मेरे फाजिल दोस्त ने ये बात की। तो जब उनके दलाइल मुकम्मल हो गए, तो अपोनेंट वकील ने आके दो बातें की, सिर्फ दो बातें की। उन्होंने कहा देखें जनाब, मेरे वो हमारे मुखालिफ वकील ने दो झूठ बोले हैं, दो झूठ बोले हैं। और आप ला जानते हैं ना, जिसका एक झूठ प्रूव हो जाए तो कोर्ट समझती है बाकी भी झूठ हो। जब एक बात झूठ साबित हो जाए तो प्रिज्यूम किया जाता है कि बाकी बातें भी झूठ ही होंगी, इसको इस तरह से प्रिज्यूम किया जाता है। तो उन्होंने कहा जी मेरे मुखालिफ वकील के दो झूठ तो मैं साबित कर सकता हूँ। अब इन्होंने ये दो झूठ बोले हैं तो बाकी भी झूठ बोले होंगे।
कहा जी क्या साबित करें? उन्होंने कहा जी मेरे मुखालिफ वकील है ना, ये मुझे बार बार कह रहे थे फाजिल दोस्त, मेरे फाजिल दोस्त, लर्नड कौंसल, मेरे फाजिल दोस्त। तो पहली बात तो ये मैं फाजिल नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहे थे मैं कोई फाजिल नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं लर्नर नहीं। और दूसरी बात, मैं इनका दोस्त भी नहीं। बात समझे? है तो जोक किया तक, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मैं कहीं मेरे मुखालिफ वकील मुझे बार बार कह रहे हैं मेरे फाजिल दोस्त, तो मैं फाजिल भी नहीं हूं और मैं इनका दोस्त भी नहीं। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये दो बातें झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। तो इससे साबित हुआ अगर ये दो बातें झूठ बोल रहे हैं तो फिर बाकी बातें भी झूठ ही हो। फिर इस तरह से उन्होंने करके, तो बात ये आपको इन पॉइंट्स को कैश कराना होता है। आगे चले। while taking such a plea, one should ensure that the legal provisions or interpretation thereof is very clear and directly applicable to the issue involved in the matter। ठीक है जी। अब जब आप प्ली लें तो जिसको मैं, अगर मैं सिंपल कहूं कि आपको बड़ी जानदार सी प्ली लेनी होती है, आपको बड़ी जानदार सी प्ली लेनी होती है, यानी ऐसी प्ली जिससे आपको डायरेक्ट फायदा भी पहुंच रहा हो। अगर आप एक प्ली लेते हैं और डायरेक्ट आपको फायदा नहीं हो रहा, उसको कोई फायदा नहीं, यानी वो प्ली जो जो जिसको आप कैश ही नहीं करा सकते, वो प्ली जिसको आप कैश ही नहीं करा सकते, तो ऐसी प्ली लेने का भी कोई फायदा नहीं होता। आप प्ली बोले जो फिर कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा भी मिल रहा हो। ठीक है जी। फॉलोइंग कैन बी पॉइंटेड आउट अंडर द हेड प्रिलिमिनरी सबमिशन। अच्छा जी, जो आप जिसको मैंने अभी एक लफ्ज बोला ना, इब्तदाई एतराजात, आप कैटेगरिकली तो जवाब देंगे, या यूं कहें कैटेगरिकली तो डिनाइट करेंगे, लेकिन उसमें जो इब्तदाई एतराजात हो सकते हैं वो क्या है? द सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। सूट बार होने का मतलब कि दावा मेंटेनेबल ही नहीं है। ये आप प्लीज जरूर लेंगे कि दावा मेंटेनेबल है, यानी उसको मेंटेनेंस को चैलेंज कर देंगे, और जाहिर है अगर एक दावा मेंटेनेबल नहीं है तो फिर वो आगे नहीं चलेगा। अब मेंटेनेबल ना होने की बहुत सी वजूहत हो सकती है, टाइम कम है, सिर्फ मैं मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा क्या है जी? जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट, यानी कोर्ट को इख्तियार ही नहीं है, ये कोर्ट के इख्तियार से बाहर है। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को भी आप लाजमत देखेंगे, बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं कि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होती और वो दावा दायर कर दिया जाता है। अब देखिए, अगर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है और कोर्ट उस पे जुरिस्डिक्शन ले रही है, बाजू का हो जाता है कोर्ट का ध्यान नहीं जाता, तो ये आपको देखना होता है। यार, एनी इनकरेक्ट फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द प्लीडिंग, अगर कोई फैक्ट गलत बयान, अब ये दो बातें आ गई। पहली बात, फैक्ट बयान ही नहीं, एक फैक्ट था कंसील किया गया, फैक्ट था उसको कंसील किया गया, ये और बात है। दूसरी बात है, फैक्ट तो बयान किया गया लेकिन तोड़ मोड़ के बयान किया गया, ये जिस तरह से फैक्ट था उस तरह से बयान नहीं किया गया। तो पहले आप इसको जवाब देंगे, यानी ये नहीं कि सिर्फ पॉइंट्स के जवाब देंगे, पहले आप अपने पॉइंट्स खुद भी बनाएंगे। ठीक है जी। और काज ऑफ फैक्ट, यानी वही बात जो पहले आपसे मैं कर चुका हूं। वर्ड्स कर दूं, जब आप डिफेंस ले रहे हैं तो उसमें आप सिंपल, ये नहीं होगा कि प्लेंटिव पार्टी के ही पॉइंट्स के जवाब देंगे, वो तो आप देंगे ही, लेकिन अपने पॉइंट भी रेस करेंगे, अपने पॉइंट भी साथ रेस करेंगे। ठीक है जी। पहले अपने पॉइंट्स रेस करेंगे और उसके बाद उनके पॉइंट्स का जवाब देंगे। ठीक है जी। टाइम क्योंकि कम रह गया है तो मैं यहाँ अब इस बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। ये अगेन माजरत के आज लेट शुरू हुई, मैं कहीं रश में फंसा हुआ था तो वो उस पर टाइम नहीं बन पाया। तो आज हमने एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। कल हम इंशाल्लाह सिर्फ बात करेंगे क्रिमिनल प्लीडिंग्स के हवाले से। ये आज सिविल वाला हमने कंप्लीट किया है कि सिविल प्लीडिंग, वैसे बेसिक तो असूल एक ही होते हैं सिविल प्लीडिंग और क्रिमिनल प्लीडिंग के। ठीक है जी। लेकिन क्रिमिनल प्लीडिंग बहुत सी जगहों पे डिफरेंट भी होती है। क्रिमिनल प्लीडिंग में मैं सिर्फ एक ही बात करूं आज, वो है एक्यूज्ड इज द इनोसेंट चाइल्ड ऑफ लॉ। एक्यूज्ड इज द इनोसेंट चाइल्ड ऑफ लॉ, वो इनोसेंट चाइल्ड है लॉ का। ठीक है जी। यानी उसको एक्यूज्ड को आप गिल्टी नहीं कह सकते जब तक वो गिल्ट प्रूफ ना हो, जब तक गिल्ट प्रूफ ना हो जाए।
तो अच्छा जी, मैं एक आया ईशा साहबा का, वो कहते काइंडली कंटिन्यू लेक्चर। जी मैं हाजिर हूँ, अगर मुझे बाकी बता दें, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि आज लेक्चर लेट शुरू हुआ है, तो मैं हाजिर हूँ कि मैं इसको मजीद आगे ले जाते हैं थोड़ा सा, 20-25 मिनट। ठीक है जी। और अगर बाकी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं तो फिर हम इसको यहाँ स्किप कर देते हैं। इशारे का कंटिन्यू करें, और मलका नूर साहबा भी कहती हैं यस प्लीज, अब्दुल हक साहब भी कहते हैं कंटिन्यू करें। ठीक है जी, ओके। मैं इसको फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक्यूज इनोसेंट चाइल्ड एंड ब्लू आई ऑफ लॉ। तहमीना साहबा ने बिल्कुल ठीक कहा, एक्यूज इज इनोसेंट चाइल्ड, और साथ में लिखा ब्लू आई ऑफ द लॉ, बड़ा लाडला है, बड़ा लाडला है। अब्दुल्ला बलोच साहब भी कह रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है जी, हाजिर जी। हम इंशाल्लाह फिर 1 घंटे का क्योंकि लेक्चर होता है, हम 1 घंटा कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। चले अब यहाँ से आ जाते हैं हम क्रिमिनल प्लीडिंग की तरफ। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अ, अगर हम इसको क्रिमिनल की तरफ लाते हैं, जब हम कहते हैं एक्यूज द इनोसेंट चाइल्ड ऑफ लॉ, तो आपने जस्ट डाउट क्रिएट करना होता है पहले। आवाज कट पहले रही है। आवाज कट रही है जी, शायद नेट का आपके पास मसला हो, मेरे पास तो आवाज ठीक जा रही है जी। बाकी जरा बताइएगा, अब्दुल्ला बलोच साहब ने जी कहा सर, आवाज। योर वॉइस इज क्लियर। देखिए ईशा साहबा कह रही है वॉइस इज क्लियर। देखिए नेट का इशू हो जाता है बाजूकात, यहाँ से मेरे पास बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल जा रहे हैं, मेरे पास से तो आवाज ठीक जा रही है। आप जरा उसको रिफ्रेश करके देख लें। पाकिस्तान है ना जी, यहाँ पोजीशन भी इस तरह से होती है जी। अब सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझें। अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं सिविल प्लीडिंग से क्रिमिनल प्लीडिंग की तरफ। फर्क क्या है सिविल और क्रिमिनल प्लीडिंग में? जिस तरह मैंने भी आपसे अर्ज की, एक्यूज्ड इज द इनोसेंट चाइल्ड ऑफ लॉ या ब्लू आई ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, आपको पता है यहाँ जो ताकतवर होता है ना, उसका उसकी एफआईआर फौरन हो जाती है, उसका पर्चा भी फौरन हो जाता है। और जो कमजोर होता है, वो उसको हाई कोर्ट से वो ऑर्डर भी ले आए ना, और रिट पिटिशन भी ले आए, वो ऑर्डर भी करवा लाए, तो तब भी पर्चा नहीं होता। हमारे यहाँ ताकतवर जब चाहे जिस तरह का चाहे सच्चा झूठा केस खड़ा कर देता है। सो इसलिए कहा जाता है एक्यूज्ड इनोसेंट चाइल्ड ऑफ लॉ। ताकतवर के लिए बहुत आसान होता है किसी कमजोर को किसी इल्जाम में फंसाना। ठीक है जी। तो अब सिर्फ इल्जाम लगने पे वो गिल्टी नहीं हो जाएगा, सिर्फ इल्जाम लगने पे गिल्टी नहीं हो जाएगा जब तक कोई इल्जाम प्रूफ ना हो। तो बुनियादी फैक्ट समझे, सिविल प्लीडिंग और क्रिमिनल प्लीडिंग में फर्क क्या होता है। सिविल प्लीडिंग में आपको अपना केस प्रूफ करना होता है। आपको अपना केस, ये मैं एक एक लफ्ज बड़ा कैलकुलेटेड बोल रहा हूँ जी, आपको अपना केस प्रूफ करना होता है। आप केस प्रूफ करेंगे तो जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे सिविल लिटिगेशन। क्रिमिनल लिटिगेशन में ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल लिटिगेशन में आपको केस प्रूफ नहीं करना होता, आपको सिर्फ डाउट क्रिएट करना। अगर आप इसी, देखिए ये बातें इस तरह से किताबों में नहीं लिखी होती, मैं आपसे कोई किताब पढ़ के नहीं सुना रहा। अब देखिए इस वक्त नोट्स भी सामने नहीं है, मैं सिर्फ आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। और मैंने देखा है वकला इसको डिस्टिंग्विश नहीं करते, इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं करते। सिविल केस में आपको अपना केस प्रूफ करना है मुकम्मल तौर पर, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपको प्रूफ नहीं करना, आपको डाउट क्रिएट करना है। अगर आप केस में डाउट क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप केस जीत जाएंगे। अच्छा जी, अब डाउट कैसे क्रिएट होता है इसको बात भी समझे। मैं इसी पॉइंट को जरा डिटेल से करना चाहूंगा। मैं आपको पहले बता दूं, जो क्लास जरा लेट शुरू हुई थी, तो मैं आपसे 20 मिनट लूंगा एक्स्ट्रा, बाकी अपॉइंटमेंट्स आपकी भी होंगी इंशाल्लाह। वैसे तो 420 बड़ा खतरनाक फिगर होता है, लेकिन हम 4:20 तक क्लास को लेके जाएंगे। ठीक है जी। मैं आपसे 20 मिनट 20 एक्स्ट्रा लूंगा ताकि हमारी बात कंप्लीट हो जाए जी। पॉइंट आपसे क्या डिस्कस कर रहा था, सिविल में आपको केस प्रूफ करना होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपको केस प्रूफ नहीं करना होता, आपको सिर्फ डाउट क्रिएट करना होता है। अगर आप डाउट क्रिएट कर देते हैं, अब जाहिर है डाउट क्रिएट किसकी तरफ से होगा, एक्यूज की तरफ से बात करूं, मैं प्रोसिक्यूशन साइड पे बात नहीं कर रहा, एक्यूज साइड पे बात कर रहा हूं। आप अगर एक्यूज साइड पे हैं और डाउट क्रिएट कर देते हैं तो आप केस जीत जाएंगे। अब डाउट क्रिएट किस तरह से होता है, अब इसको बात समझें। 420
क्यों खतरनाक होता है? अब्दुल्ला बलोच साहब पूछ रहे हैं 420 क्यों खतरनाक होता है। ये जी देखिए ये लॉ का सेक्शन है 420, जिसको दो का फ्रॉड कहते हैं। कहते हैं बंदा बड़ा 420 है, तो ये एक्चुअली सेक्शन नंबर, पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी का सेक्शन नंबर है 420, जो धोखेबाज फोर्जरी होते हैं जिसको उनको तहत सजा होती है। तो 420 इसलिए बदनाम है, ये एक्चुअली लॉ का सेक्शन है 420 जी। तो बात कर रहा था हमारे यहाँ होता क्या है। लेट्स सपोज एक पार्टी का अगर मर्डर हो जाता है तो जाहिर है वो प्रोसिक्यूशन केस करेगी कि मर्डर हुआ है और बेचारों को कत्ल हुआ है, सच्चे उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा ही है ना, तो बड़ी सिंपल सी बात है। जिनके घर का एक जिंदा इंसान मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, इंसाफ उनका हक है, वो एफआईआर कराते हैं। लेकिन वो एक ब्लंडर कर जाते हैं। वो ब्लंडर क्या कर जाते हैं एफआईआर कराते वक्त? वो कहते हैं जी हमारा तो मर गया, हमारा बंदा तो गुजर गया। अब हम ये करते हैं, मुखालिफ पार्टी के चंद बंदे वो भी इन्वॉल्व कर देते हैं जो केस में इन्वॉल्व नहीं है, उनको भी इन्वॉल्व कर देते हैं। बात समझे? इनका मर्डर हुआ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब मर्डर करने वाले लेट्स सपोज दो बंदे थे, वो दो बंदे थे जिन्होंने कत्ल किया। अब प्रोसिक्यूशन पार्टी क्या करती है, जिनका कत्ल हुआ है वो वो बंदे तो दो थे, वो क्या करेंगे, उनके खानदान के दो नहीं, वो चार पांच के नाम डाल देंगे एफआईआर। वो चार पांच के नाम डाल देंगे और सबको नॉमिनेटेड कर देंगे। अब होगा ये, उनमें दो तो मुजरिम थे, तीन के नाम आपने बिला वजह डाल दिए अंदर जो मुजरिम नहीं थे। अब होगा ये, जो मुजरिम नहीं थे और उनको फॉल्सली केस में इन्वॉल्व किया गया, वारंट्स कर दो, उनको फॉल्सली केस में इन्वॉल्व किया गया, जब साबित हो जाएगा कि वो मुजरिम नहीं थे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? जो मुजरिम थे वो भी छूट जाएंगे। बात समझे? जिस पार्टी का मर्डर हुआ है उनका हक था उनको इंसाफ मिलना। दो बंदे मुजरिम थे, लेकिन एफआईआर उन्हें चार के खिलाफ करा दी। दो ऐसे बंदे भी केस में इन्वॉल्व कर दिए जो दरअसल केस में इन्वॉल्व नहीं थे, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए। रिजल्ट क्या निकलेगा? जो दो इन्वॉल्व नहीं थे, जब साबित हो जाएगा, मसलन एक प्ली ली जाती है कि वो मौजूद ही नहीं था। एक मर्डर लाहौर में हुआ है और एक बंदे ने मर्डर किया, उसके भाई को भी इन्वॉल्व कर दिया। भाई तो उस वक्त बैठा हुआ था उसका फैसलाबाद, वो तो बैठा हुआ था इस्लामाबाद, वो तो बैठा हुआ था कराची, वो कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? लेकिन अब चार के खिलाफ केस बना, और केस क्या बना? डायरेक्ट नॉमिनेटेड एफआईआर थी चार के खिलाफ कि ये चारों मौजूद थे, और प्रूफ हो गया एक तो उस वक्त था इस्लामाबाद, एक तो कराची। तो सारे के सारे केस का सत्यानाश हो गया। ठीक है जी। जी इशारे बिल्कुल ठीक, आप प्ली ऑफ एलिबाई इसको कहेंगे, यानी वो वहां मौजूद नहीं था, तो ये प्ली लेना। Malika Noor Kari sir, would you like to give a free lecture in Hamdard University as guest lecture? If yes, then I can ask my teacher to send you an official invite, as I love the legal drafting series so far as. Would you love to continue? Yes, Malika Seba, I would like, and I would love to continue with Hamdard University. मैं क्योंकि ऑनलाइन ही आप देख रहे हैं प्रॉपर सेटअप बना हुआ है, तो ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी। मैं बिल्कुल, मलाइका साहबा आप अगर आप करते हैं तो मैं हाजिर हूँ। और इसके लिए मैं यकीनन हाजिर हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ हमजा साहब साहब कह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल आल्सो। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की जब बात है, ऑनलाइन तो मैं हाजिर हूँ, मैं घर से बैठ के पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप फिजिकल लेक्चर्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए जाना पड़ेगा, तो डेफिनेट बात है उसके लिए फिर इतना तो हो कि अगर वो मुनासिब से चार्जेस हो, क्योंकि इस तरह अपने तौर पर तो जाना मुमकिन नहीं होता। अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेट करे तो मैं हाजिर हूँ। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का हेड एग्जामिनर भी हूँ, पेपर सेटर भी हूँ, और ला के उसके कमीशन में भी शामिल। ईशा करिए वेरी नाइस लेक्चर सर, इट्स माय फर्स्ट लेक्चर लिसनिंग टू यू एंड यू आर एसेट्स टू लेकर। बहुत शुक्रिया जी ईशा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी। हमजा साहबा कह रहे हैं इंशाल्लाह जी। मैं आप नंबर शेयर कर देता हूँ, पहले भी शेयर सर कर चुका हूँ। ये पिलिया ऑफ एलेवाइज क्या है, ये थोड़ा डिफाइन करेंगे आप? जी ये जो मैं भी अर्ज करता ना, प्ली ऑफ एलिबा यही है कि एक बंदा वहां फिजिकली मौजूद ही नहीं है। ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, प्ली ऑफ एलिबा यही है। यानी जो मैंने बात की ना, तो वही उन्होंने ईशा साहबा ने उसमें मैसेज में लिख दिया। प्ली ऑफ एलिबा ये होता है कि एक बंदा, जैसे मैंने भी अर्ज कर रहा हूँ कि लाहौर में मर्डर होता है, चार भाइयों के नाम डाल दिए जाते हैं, जबकि एक भाई तो कराची बैठा हुआ था उस वक्त, गलत नाम डाल दिया ना।
मुखालिफ है। अब जब एक भाई कराची बैठा था, प्रूफ हो गया कराची था, तो उसे क्या कराची से गोली चलाई जो लाहौर में बंदा मार दिया? तो अब वो उसको दो असल थे और दो को ऐसे इन्वॉल्व कर दिया केस में। वो पंजाबी में कहते रगड़ दो, दो थे भाई मुलवस ने दोनों जी रगड़ दियो विच। वो जो तो रगड़े में आ गए ना, तो जो प्रूफ होगा कराची था, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? वो जो लाहौर में मुजरिम थे वो भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। क्योंकि आप ये जानते हैं लॉ का बुनियादी सेंस क्या है, कि अगर 100 लोग पकड़े जाएं, एक मुजरिम हो और पता ना चल रहा हो कि मुजरिम कौन है, तो आप सबको छोड़ देंगे। सॉरी, अगर 99 मुजरिम है, मैं दोबारा बता दूं, लॉ का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर 99 क्रिमिनल्स हैं और एक अंदर इनोसेंट है, दोबारा अर्ज कर दूं, 100 बंदे अरेस्ट होते हैं, 99 क्रिमिनल्स है, एक बंदा इनोसेंट है, और आपको नहीं पता कौन सा इनोसेंट बंदा है, तो उस इनोसेंट बंदे को एक को बचाने के लिए जो 99 क्रिमिनल्स हैं आप उनको भी छोड़ देंगे। ये इंसाफ ये कहते हैं, क्रिमिनल्स को भी छोड़ दें, कि ऐसा ना हो कि 99 क्रिमिनल्स के साथ एक इनोसेंट बंदा भी सजा पा जाए, उसको पुनिशमेंट। तो अब हमारे यहाँ अलमिया यही है, हमारे यहाँ अलमिया यही है कि जिनके साथ ज्यादती होती है, जिनका मर्डर होता है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, वो दूसरी पार्टी के पूरे खानदान को इन्वॉल्व कर देते हैं। हमारे एक ट्रेंड है ना, वो एफआईआर किस तरह बनती है? एक भाई के हाथ में पिस्टल था, दूसरे भाई के हाथ में गन थी, पीछे वाले साहब थे, वाले साहब ने ललकारा, ये टर्म ललकारा, ललकारा कि तुम अगर मेरे बेटे हो तो गोली चला दो, वरना मैं तुम्हें अपना खून माफ नहीं करूंगा। यानी जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं प्रोवोक करना, प्रोवोकेशन, उर्दू में कहेंगे ललकारना। तो वो एफआईआर इस तरह बनाते हैं कि पीछे वालिद ने प्रोवोक किया, और वालिद के कहने पे, वालिद के उकसाने पे बेटे ने गोली चला दी और हमारा बंदा मार दिया। बाद में पर वो वालिद तो वहां मौजूद ही नहीं था, वो तो मौजूद ही नहीं था। रिजल्ट क्या निकलेगा? वो दूसरे भी बच जाएंगे। ठीक है जी। हम हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लॉ को ना मिक्स कर देते। ईशा साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा, इट्स बेटर देन 100 गिल्टी पर्सन शुड लेट ऑफ, बट वन इनोसेंट पर्सन शुड नॉट सफर। एक एक मासूम को बचाने के लिए आप 99 क्रिमिनल्स को छोड़ना पड़ेगा। लॉ का बेसिक कंसेप्ट तो यही है। लेकिन हमारे यहाँ डेफिनेटा से ये एक आइडियल सिचुएशन तो हो सकती है, ये आइडियल सिचुएशन तो हो सकती है। मलाइका साहब के नंबर, जी मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। मेरा नंबर है जी, जो डिफरेंट लेक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ जी। 0300 9689 125। मैं रिपीट कर दूं, 0300 यानी 0300 9689 125। ठीक है जी। तो जहां जरूरत होगी मैं हाजिर हूं जी। जी, तो बात क्या हो रही थी जी? अब्दुल रहमान साहब ने मैसेज में लिख दिया 0300 968, जी बिल्कुल यही नंबर है। ये व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं, मैं हाजिर हूँ हर तरह की मुआवनत के लिए। जी, बात क्या हो रही थी? हम बेसिक देख रहे थे सिविल सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फर्क क्या है। सिविल में तो आपको केस प्रूफ करना है मुकम्मल, ठीक है। क्रिमिनल में ऐसा नहीं होता, जस्ट आपको डाउट क्रिएट करना होता है। अगर आप डाउट क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप केस जीत जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं आपको जाती तरह अर्ज करूं, मैं डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी रहा हूं। प्रोसिक्यूटर आप समझते हैं, सरकारी वकील, मतलब सिंपल जो जो लॉ मैन नहीं है, मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ। जो पुलिस की तरफ से सरकारी वकील पेश होते हैं, प्रोसिक्यूटर होते हैं। मैंने 3 साल प्रोसिक्यूटर जॉब भी की, और मुझे इसलिए छोड़नी पड़ी प्रोसिक्यूटर जॉब, मैं मुतमईन नहीं था। उसकी वजह यह है, प्रोसिक्यूशन हमेशा ये काम करती है, सच में झूठ मिलाया होता है, सच के अंदर झूठ मिलाया होता है, ठीक है जी। रिजल्ट होता है इंसाफ नहीं मिल पाता, और फिर हम कहते हैं कोर्ट का कसूर है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हमारी कोर्ट बड़ी फरिश्ता है, जजों में भी बड़े बड़े फरिश्ते बैठे हुए हैं, और ऐसे बड़े बड़े फरिश्ते वकुला में भी बैठे हुए हैं, और पुलिस में बैठे हुए हैं। एक शेर सुनिए, शेर कहते हैं कि जी, जुल्म जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में। जनना कहते हैं पैदा होना, पैदा करना। गुलाम मुर्तजा साहब हैंड रेस करें प्लीज, मुझे सिर्फ मैं मजीद 4-5 मिनट में वाइंड अप कर, ठीक है जी। अच्छा जी, फरमाइए, पहले आप फरमाइए, बात करो। गुलाम मुर्तजा साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी तक।
आपकी आवाज नहीं आ रही गुलाम मुर्तजा साहब, मैं वेट कर रहा हूँ। सैयद मुदस्सिर साहब हैं, वो भी शायद कोई बात करना चाह रहे हैं। आवाज मुझ तक कोई आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी। सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है। मैं ये कह रहा था आपसे, जैसे अभी आपने ये बताया इसका एक्यूज का ना, जी जी। कि मतलब एक अगर रियल उस पे ग्राउंड पे है एक्यूज, ठीक है, हाँ वो तो ठीक है। अगर आप फॉल्सली किसी के नाम देते हैं तो वो सही नहीं है, ठीक है। अगर वो प्रूव हो जाता है तो मतलब गुनाहगार के साथ बेगुनाह हाँ तो जी। मतलब यानी रिलीफ आप मिल ये कह जाएगा लेना, सबको। गिल्टी एक है और हाँ एक गिल्टी के साथ तीन आपने इनोसेंट भी डाल दिए। लेकिन सर हमारे, मैं देखा यही है, हमारे जो ट्रायल्स चलते हैं इसके मर्डर केस के, उसमें ज्यादातर मतलब जो रिलीफ है वो नहीं दिया जाता, ठीक है। जो मतलब जिसने केस दायर किया होता है उसकी फेवर में ज्यादातर जाते हैं ये फैसले। मतलब वो उसको कंसिडरेशन क्यों नहीं मिलती इतनी, मतलब मैंने जो देखा है, एक दो केस अभी मेरे हैं भी एग्जाम्पल मेरे पास। उन्होंने मतलब हाई कोर्ट में भी अपील दी थी, वो भी वर्डिक्ट सेम ही आया जो पहले कोर्ट ने दिया था। मतलब रिलीफ उन बंदों को मिला ही नहीं। जैसा भी आपने कहा कि भाई उसमें फॉल्सली देते हैं। एक बंदा कराची में बैठा है, अगर वो मर्डर होता है हैदराबाद में, तो कराची वाले को भी नॉमिनेट किया जाता है। जब वो कोर्ट में अपने इंसाफ के लिए जाता है तो उसको नहीं मिलता, ठीक है। तो इसकी क्या रीजन होती है, मतलब क्या जजेस साहिबान ये सोच के उसको फैसला देते हैं, या जस्टिस क्यों नहीं होता? बड़ा आपने वैलिड पॉइंट उठाया। मैं शेर सुना रहा था, शेर कंप्लीट करके आपकी बात का जवाब देता हूँ, और उसी में इस बात का जवाब भी है। शायर कहते हैं कि जी, जुल्म जुल्म बच्चे जन रहा है, जन्ना पैदा करना। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में। अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। अदल इंसाफ की औलाद ही नहीं होती, वो बे औलाद मर जाते हैं, और जुल्म के बच्चे बहुत होते हैं, नहीं जुल्म फैल रहा है। अब जो उन्होंने बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन किया, उसकी वजह यह है, देखिए जब आप क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं, प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, तो मैं आपको जाती तजर्बा बता रहा हूँ, और मेरा जाती तजर्बा 20 साल से ज्यादा का है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, किताबी बात नहीं कर रहा। जब एज ए प्रोसिक्यूटर मैं काम करता था, तो आपको जानते हैं पुलिस ने बनाकर चालान सबमिट करवा दिया कोर्ट में। अब चालान मेरे पास आ गया, अब मामला मेरे पास आ गया, तो यकीन कीजिए 90% केस पुलिस ने पहले से खराब किया होता है। अब बात यह है कि अदालत ने तो फाइल को देखना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, चालान सबमिट किया, चालान सबमिट हो गया, वो आया प्रोसिक्यूटर के पास, अब प्रोसिक्यूटर ने लेकर चलना है कोर्ट को। यकीन कीजिए, मैं आपको हल्फन कहता हूं, जो जिस वजह से मैंने प्रोसिक्यूशन छोड़ी, डॉक्यूमेंट चीख चीख कर खुद बता रहा होता है ये डॉक्यूमेंट फेक है, ये डॉक्यूमेंट्स फेक है। मैं सर आपको मिसाल देता हूँ, तो आपकी बात के जवाब में दो छोटी छोटी मिसालें देता हूँ, और मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये मैं आपको किताबी मिसालें नहीं दे रहा, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। होता क्या है, जब आपने मुखालिफ पार्टी को अंदर कराना हो, आपने पर्चा कराना हो, तो 337 का जो लॉ नहीं है बता दूं, 337 का मतलब होता है हर्ट्स, मुख्तलिफ तरह की चोटें होती है। वो क्या करते हैं, ये पेप्सी कोक की बोतल लेके, आम सी बात है, वो इस तरह उंगली को बोतल के अंदर डालेंगे और यूं झटका देते हैं उंगली। खुद पेप्सी कोक की बोतल में उंगली डाल के झटका देते हैं, या उंगली में फ्रैक्चर आ जाता है, और इस फ्रैक्चर पे मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर वो एफआईआर करवा देते हैं। अब एफआईआर क्या है, जनाब मुखालिफ पे हमला किया, और जनाब मेरी हड्डियां तोड़ दी, और मेरे बाजू की हड्डियां तोड़ दी, और ये कर दिया वो कर दिया। अब वो जब मामला आता है, उस पे जब आपने, पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने सारा काम मामला किया, पहली बात, आपके जो मेडिकल रिपोर्ट बनी है वो 2 नंबर फेक है। फिर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो फेक है। फिर आपने जो बयानात पुलिस के सामने रिकॉर्ड हुए वो फेक है। हमारे यहाँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत ये है, एक वक्त था, वो कहते थे जी आप अच्छा वकील कर लो, पैसे दे दो, जीत जाओगे। हम उस दौर में बैठे हैं जब लोग कहते हैं कि आप ऐसे करो, जज कर। वो बात पीछे रह गई कि आप अच्छा वकील कर लो, कहते वकील को जो पैसे देने हैं, तो सी वकील करने भी खुद जज ना कर लिए। और ये मैं बबांगे दोहल कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, हमारे मुल्क में ऐसा होता है। जजेस यकीनन कसूरवार हैं, सब उंगलियां, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन आखिर कोई वजह तो है। मैं अगर आपको फ्रैक्चर फिगर्स पे हूँ, बात जरा तल्ख हो जाएगी, तो इस वक्त दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं। यकीनन आपको पता होगा, पाकिस्तानी जजेस की जो मराहत है वो टॉप 10 में। दुनिया के वो 10 मुल्क जहाँ जजेस को सबसे ज्यादा मराहत मिलती है, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, टॉप 10 में। लेकिन अगर आप देखें इंसाफ की तरह यहाँ में, तो हम लास्ट 10 में आते हैं। इनके जो प्रिविलेजेस हैं उनमें अब टॉप
10 में है और उसके अगेंस्ट जो ये रिलीफ दे रहे हैं, इंसाफ दे रहे हैं, हम लास्ट 10 में फॉल कर रहे होते हैं। तो बात हुई है कि गरीब को इंसाफ क्यों नहीं मिलता। हमारे यहाँ इंसाफ के लिए आपको उम्र खिजर चाहिए और कानून का खजाना चाहिए। लॉ में हम कहते हैं डिले जस्टिस डिनाइड जस्टिस। जो ताखीर से मिला इंसाफ नहीं है, वो होता क्या है, पुलिस केस खराब कर देती है। मेरे पास एक केस था, परसिल बात करूं, आपको नाम भी बता दूं, फियाज हुसैन वर्सेस स्टेट केस था। यकीन करेंगे, और ये मैं बात भी आज से 10 साल पहले की कर रहा हूं। आज से 10 साल पहले मेरे पास एक केस था, फियाज हुसैन वर्सेस स्टेट, और वो केस 100 साल से चल रहा था। ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त उस केस को 100 साल हो गए थे केस चलते हुए को, यानी पाकिस्तान बनने से बहुत पहले का केस था। और वो 2-3 साल केस मेरे पास भी रहा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इस तरह से होता है, पुलिस की मिलीभगत होती है, आप फिर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे होते। अब गलत को ठीक करने में हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, जिस वजह से उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा होता। एक बात। दूसरी बात, वुकला भी की जिम्मेदार है। वुकला एक काम, अब्दुल्ला बलोच साहब कह रहे हैं 100 साल से कैसे सर। एक्यूज मरने की अच्छी उसकी तीसरी नस्ल थी जी। आप ठीक कह रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं 100 साल से किस तरह चल रहा था। प्री पार्टीशन केस था, और केस ये था, पहले जिस तरह इनहेरिटेंस लॉ में था कि वो एक की दो शादियां थी, ठीक है जी, एक बीवी को हिस्सा मिल गया, और उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ एक्ट की, यानी ये बताया ही नहीं कि मरने वाले की दूसरी बीवी भी थी। दूसरी बीवी के बच्चे औलाद से महरूम रह गए। तो एक बीवी, एक बंदे के मरने पर उसकी पहली बीवी से जो बच्चे थे उनको प्रॉपर्टी मिल गई, जो तीसरी बीवी से बच्चे थे वो महरूम रह गए, उन्होंने केस कर दिया, और वो थर्ड जनरेशन का केस मेरे तक पहुंचा। तो बस ऐसा ही है जी पाकिस्तान। ठीक है जी। अब ये तो मैंने बात की जो जजेस के खिलाफ थी। अब दूसरी तरफ आए, जजिस की तरफ से अगर देखा जाए, हम वकील हैं तो हमें तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। वो कहते हैं कि एक जो कम से कम स्टैंडर्ड जज का होना चाहिए मुआशरे में, हमें उतना मुआवजा नहीं मिलता बकौल जजिस की। जजिस कहते हैं हमें प्रोटेक्शन नहीं। अगर मैं खुल के बात करूं रिजर्वेशन के बगैर, तो पाकिस्तान में एक बड़ा केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, मैं नाम नहीं लेता, उसमें पाकिस्तान के साबिक सदर भी एक इन्वॉल्व थे। तो वो एक खातून एयरपोर्ट पे पकड़ी गई थी, एक बड़ी मिकदार में उनसे करेंसी नोट बरामद हुए थे, दौलत बरामद हुई थी। मामला कोर्ट में आया, और उसके बाद क्या हुआ, उस केस के 3 विटनेस थे जो मर्डर हो गए, उनको वैसे मर्डर कर दिया गया। एक तफ्तीशी अफसर उसमें मर्डर हो गया। इवन के प्रोसिक्यूशन लॉयर मेरे सीनियर वकील थे, उनका भी मर्डर हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ अरसे बाद वो खातून के खिलाफ केस खारिज हो गया, जिसको हम सादा लफ्जों में कहेंगे बाइज्जत बरी हो गई। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा आप मुझसे बात ना करवाएं, क्योंकि बहरहाल इस पे एक और शेर सुनाऊं कि अगर अगर झूठ कहूं इस दुनिया में, सॉरी, अगर अगर सच बोलूं इस दुनिया में तो खुद से बगावत हो, सॉरी, अगर झूठ कहूं इस दुनिया में तो खुद से बगावत होती है, दिल नहीं मानता झूठ बोलने का। अगर झूठ कहूं इस दुनिया में तो खुद से बगावत होती है, अगर सच बोलूं इस दुनिया में तौहीन अदालत होती है। झूठ बोलने को जमीर नहीं मानता, और सच बोलूं तो कंटेम्प्ट लग जाती है। तो वो क्या कहते हैं, थोड़े को काफी समझा जाए। ये वजह है। अगर फेयर तरीके से जब एफआईआर करवाई जाती है, सिर्फ गिल्टी बंदों के खिलाफ हो, इनोसेंट बंदे इन्वॉल्व ना किया जाए, उनको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन इनोसेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, उनका असल केस भी खराब हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन इस तरह से करके दुश्मनी केस का करने में कौन सत्यानाश किया। जान ओंकारो तीसरी कोले बात, जान मुकला भी कर देते हैं। ठीक है जी। जी, एनी मोर क्वेश्चन। हम क्योंकि टॉपिक को तो ज़ाहिर अब कल ही कंटिन्यू करेंगे, किसी और का कोई क्वेश्चन हो। गुलाम मुर्जा साहब का हाथ मुसलसल, आपका हैंड रेज है, लेकिन मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। गुलाम मुर्जा साहब, ईशा कह रही है जी नो क्वेश्चन। सर मेरी बात हो गई थी आपसे। अच्छा अच्छा, हाँ, हैंड स्टिल रेज है ना, मैं इसलिए पूछ रहा था। क्योंकि आपने मैंने कहा जस्टिस शायद। मतलब उसकी वो ये भी किया अच्छा, उसका आंसर, लेकिन मेरा सवाल अभी तक वही वही है कि ये जो मतलब देखिए इनके सर, मैं आपका, गुलाम मुर्जा साहब, मैं जो आपका सवाल समझ गया था। आप सवाल बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे।
मैंने शॉर्ट इसलिए कर दिया, टाइम कम था। मैं अगर इसको एक और जवाब दे दूं इस एंगल से कि जल्दी डिसाइड केस क्यों नहीं हो पाते, या जो मुजरिमों को सजा क्यों नहीं होती, या गैर मुजरिम जल्दी क्यों नहीं छूट जाते, बेसिक तो आपका ही क्वेश्चन था ना। तो इसमें मैं सिंपल बात करूं, हम वकीला अपने सीने पे हाथ रख के बताएं, जब कोर्ट में केस आता है, जब डेट होती है, डेट ऑफ हियरिंग होती है, कितने वकीला हैं जो केस की प्रॉपर तैयारी करके आए होते हैं, कितने जजेस हैं जो प्रॉपर तैयारी करके आए होते हैं। जब वकील की तैयारी नहीं होगी, किसी एक भी वकील की, वो कोई माजरत करके कहेगा सर नेक्स्ट डेट दे दे, और डेट अगर हाई कोर्ट की है तो बात 3-4 माह के लिए लटक गई ना। सिविल कोर्ट है तो 1 माह से कम तो डेट नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट है तो 2-3 माह चलेगी, सुप्रीम कोर्ट में बात सालों पे चली जाएगी। इसलिए कि वकील साहब तैयारी नहीं करके आए थे। मैं अगर सिंपल बात करूं, अगर 100 के केस कोर्ट में फाइल होता है, तो उसमें से कितने केस होते हैं कि दोनों वकला भी केस पढ़कर आए हों और जज भी केस पढ़कर आया हो? मेरा ख्याल है 100 में से शायद एक आधे केस में होता हो। वकील नहीं पढ़ के आया, वो एडजमेंट मांग लेगा, और अगर खुद जज नहीं पढ़ के आया केस को, तो वो एडजर्न कर लेगा। दैट्स। अब्दुल्ला बलोच साहब कह रहे हैं जनरल क्वेश्चन, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए जी, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, वही एलएलबी ही होता है। जो एलएलबी कर लेते हैं उनका एक टेस्ट होता है जिसको लैट टेस्ट कहते हैं लॉ का। उसके बाद वो सिविल कोर्ट के वकील बन जाते हैं। और हाई कोर्ट के तो ऑटोमेटिक 2 साल बाद, यानी जब 2 साल एक वकील की प्रैक्टिस हो जाती है सिविल कोर्ट में, तो 2 साल बाद उसको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है, यानी एलिजिबल हो जाता है 2 साल के बाद। तो 2 साल बाद वो सर हाई कोर्ट के वकील इसमें बन जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए भी 10 साल चाहिए होता है टाइम, मजीद 10 साल। और 10 साल के बाद उनका बकायदा उनको केसेस की लिस्ट पेश करनी होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने बकायदा इंटरव्यू होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिलता है। हाई कोर्ट का आप अच्छा समझ ले सर, मिल जाता है। हाई कोर्ट में जी जी। सर कुछ केसेस का रिपोर्ट होना जरूरी नहीं है, या जस्ट बस 2 साल पूरे हों? नहीं, जब आप सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं फिर तो केसेस का रिपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन जब आप सर सिविल जज से सिविल कोर्ट वकील से जब हाई कोर्ट के वकील बनते हैं ना, उस पे केसेस रिपोर्टेड होना जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको की लिस्ट देनी होती है केसेस की, और वो आपको पता है ऐसी बना ली जाती है जिस सीनियर के साथ आप होते हैं। यानी आपको कोई 20 केसेस की लिस्ट देनी होती है कि इन केसेस में अपेयर होता रहा हूँ। जाहिर जो नए वकील है किसी ने के साथ अटैच होंगे, वो क्या करते हैं, वो वकील साहब की डायरी उठा के केस लिख देते हैं। सिर्फ आपको केसेस के नाम देने होते हैं, उनका टाइटल देना होता है। ये जरूरी नहीं कि आपका केस रिपोर्ट भी हो। तो हाई कोर्ट तक तो इजी हो जाता है। हाँ, लेकिन जब हाई कोर्ट का वकील सुप्रीम कोर्ट का वकील बन रहा होता है, तो उसके लिए फिर वो रिपोर्टेड केसेस के लिए 2 होने जरूरी है कम से सर उसमें क्या प्रोसेस है, आप थोड़ा बताएंगे? कम। किस चीज का जी? सुप्रीम कोर्ट के लिए सर, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मैं अर्ज किया ना कौन कि से केसेस हाई का कोर्ट। मतलब, कौन से केसेस का रिपोर्टेड और कितने केसेस? देखिए वो तो हाई कोर्ट की पहली बात, हाई कोर्ट की 10 साल की प्रैक्टिस, ये सिंपल सी बात होती है। ठीक है, आपको बार से सर्टिफिकेट लेना होता है। ठीक है जी। कम से कम 2 केसेस, वैसे 5-10 होने चाहिए क्योंकि उसमें चांस कम होता है, लेकिन जो लीगल रिक्वायरमेंट 2 केसेस हैं, ये 2 केस आपके रिपोर्टेड होने चाहिए। लेकिन हम जनरल कहते हैं 5 हो कम से कम। उनके 2 है, 5 रिपोर्टेड होने चाहिए केस, यानी जो ला के रिसालों में छपे हो, 10 साल प्रैक्टिस हो, 4-5 केसेस रिपोर्टेड हो। ठीक है जी। आप बार से एनओसी लेते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। वह सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक जिस तरह जॉब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू टाइप होता है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अभी आपने बात करी तो मैं एक इजाफा कर दूं, एक वक्त था कि सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना बड़ी ऑनर की बात थी। हर बंदा सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं बन सकता था। जो वाकयातन कैलिबर वाले होते थे वो बनते थे। मुझे अब इजाजत है, आपने बात कर दी है तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन मुशर्रफ के दौर में आपको पता है वो पीसीओ लगा था, जजेस सारे फारिग हो गए थे, पीसीओ जजेस आए थे। जब पीसीओ जजेस आए थे, तो क्या वबुकला ने हड़ताल कर दी थी कि ये हम इनको नहीं मानते, हम इनको जजेस नहीं मानते जो पीसीओ के तहत आए हैं जनरल मुशर्रफ के। अब होता ही था, वुकला कोर्ट में पेश नहीं होते थे, तो जो चंद वकीला पेश होते थे उनको बड़ा रिलीफ मिलता था। तो उन दौर में मैं बड़ी माजरत के साथ बड़े बड़े निकम्मे वकील, जिसको मैं सिंपल अगर कचरा वकील को निकम्मे वकील थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए। क्योंकि जब वकला सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, तो जो चंद एक पेश होते थे उनको रिलीफ मिल जाता। यानी ये समझे बिकाऊ माल, जो वकला में बिकाऊ माल बना उनको रिलीफ मिल जाता था। तो
वो उस दौरान पीसीओ के दौरान जो बहुत बेशुमार वकला हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए, हालांकि उनमें वो कैलिबर नहीं था, उनमें वो अहलियत नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बनते, लेकिन ये एक फेज चला था। जी जनाब, 4:25 हो गए, चले हम 5 मिनट और देख लेते हैं, 4:30 पे वाइंड अप कर लेंगे ताकि वो जो हमारा टाइम जाया हुआ था वो हो जाए। तो एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज। जो कुलीग्स रिस्पेक्टेड वकला चाह रहे थे कि डिफरेंट इदारों के वाले से, तो मैं हाजिर हूँ जी। मैं इंटरनेशनल फॉर्म पे भी लेक्चर्स दे रहा होता हूँ और मैं गैट की खुद भी तैयारी करवा रहा होता हूँ, वो जो लॉ टेस्ट होता है। सॉरी, गैट लिख दिया, गैट नहीं होता जी, लैट होता है। ईशा साहब आपने गैट लिख दिया, दैट्स लैट, लैब एप्टीट्यूड टेस्ट, एलएटी होता है। तो सर वो लैट गेट भी की होता तैयारी, है ना, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, जो एलएलबी के बाद लेते हैं। वो तो एलएलबी का है, लेकिन आपको कोर्ट के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है ना, सॉरी, जो पहले करना होता है लैट होता है, गैट तो बाद में बात आएगी ना। जी सर जी। बेसिकली लैट टेस्ट होता है उसके। अगेन माजरत जी, आज मेरी वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। मेरा ख्याल था मैं 3 बजे एग्जैक्ट घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो रश में फंस गया बहुत ज्यादा। जवाद साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन किया, सर हाउ वी रिमेंबर सेक्शंस, व्हाई यू नीड टू रिमेंबर सेक्शन, व्हाई यू नीड टू रिमेंबर सेक्शन। कुछ बुकला होते हैं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी, वो लॉ को जबानी सुना रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं, उनकी काबिलियत है, उनको जबानी याद है। देखिए, जबानी याद के लिए सिर्फ एक ही किताब है, वो है कुरान पाक। जिसको जबानी याद किया जाता है, जिसको हिफ्स करना भी सवाब है, मेरा ख्याल ये, मेरा जाती ख्याल ये है, वो वो शख्स बहुत ही बेवकूफ है, वो शख्स बहुत ही बेवकूफ है जो कुरान के अलावा कोई किताब को याद करता है। ठीक है जी, आपको बिल्कुल कोई किताब याद करने की जरूरत नहीं, सेक्शन आपको जबानी याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा वकील वो नहीं होता जिसको सेक्शन जबानी याद हो। अच्छा वकील वो होता है जो कंसर्न कर सके, जब वो कोर्ट में है तो किताब उसके सामने है, उसको जानना चाहिए हाउ टू कंसल्ट द बुक, हाउ टू कंसल्ट द लॉ, हाउ टू कंसल्ट द बेसिक लॉ। लॉ कंसल्ट करना आता हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको जबानी याद हो। हाँ, ये अलग बात है, जब एक ही तरह के बहुत से केसेस आप कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं, तो याद हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता याद रखना। अब्दुल्ला बलोच साहब कह रहे हैं जी, वी नीड टू अंडरस्टैंड सेक्शन रेदर देन मेमोराइज देम। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला बलोच साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उनको अंडरस्टैंड करना, याद नहीं करना। मैं तो, अगर मुझसे आप पूछे, मैं उस वकील को नालायक वकील समझूंगा जो कहेगा मुझे सेक्शन याद है। अगर मेरे सामने कोई आके ना मुझे फला फला मुझसे सुन ले, मुझे सेक्शन जबान याद है, तो मैं उसको मुंह पे कहूं या ना कहूं, दिल में यही समझूंगा बड़ा ही नालायक वकील है जो सेक्शंस को रट्टे मार है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, 4 कंसेक्टिव लेक्चर्स थे प्लीडिंग के हवाले से, तो आज जरा मिक्स हो गया सिविल क्रिमिनल। कल हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, और फर्क मैंने आज ही आपको क्लियर कर दिया, और हम इसी वाले से बात करेंगे अच्छा सर, कि ये स्लाइड सर प्लीज शेयर कीजिएगा जरूर। जी, मैं पहले भी अर्ज की थी कि लेक्चर हमारा सिलसिला कंप्लीट हो जाए ना, कल सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो जैसे ही ओके कंप्लीट सर। होगा मैं फौरन बाद वो एडमिन के साथ शेयर कर दूंगा, पाकिस्तान लाइट्स की, और वो आगे फिर आपके साथ शेयर कर देंगे। फाइन क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या बात नहीं कर रहा, तो कल इंशाल्लाह जैसे ही सिलसिला कंप्लीट होगा फाइन तो सर फाइन। वो आपको उसको मिल जाएंगे लेक्चर्स। ठीक है जी, मेरे ख्याल में फिर काफी टाइम हो गया अब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी सुनने का। और बेहतर यही होता है कि हम सभी जिंदगी में एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, और लर्निंग का सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब आप समझते हैं या मैं समझता हूं कि हमें बहुत कुछ आ गया है, तो वहां रुक जाता है, ये सिलसिला सारी जिंदगी चलता रहता है। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। कल इंशाल्लाह एग्जैक्ट 3 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।